नमस्कार दर्शक मित्रों, आज फिर वही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम समझना चाहते हैं कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग किसको चाहिए, काउंसलिंग कौन करता है, इसके लिए क्या ट्रेनिंग या अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। हमने अब तक देखा कि इस देश में और खास करके हमारे समृद्ध राज्य गुजरात में, जो देश का रोल मॉडल बना हुआ है, डिप्रेशन के केसेस को अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा 14 साल की उम्र के नीचे के बच्चों में हताशा है, निराशा है, कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है। आगे बढ़े तो 24 साल तक जाए तो 75% केसेस डिप्रेशन के कवर हो जाएंगे। हमारे युवा हताश है, बच्चे हताश है। अच्छे से अच्छी हम तालीम देते हैं इनको, और अच्छे से अच्छी तालीम देती संस्थाएं हैं, जैसे कि आईआईटी के लिए कोचिंग की संस्थाएं हैं, या सैप यूनिवर्सिटी जैसी संस्था है, आईआईएम्स है, आईआईटीज है, जहां फ्यूचर के लिए चिंताएं नहीं रहती। हाँ, मजदूरी जरूर करनी होती है, मगर आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। वहां भी विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। देश में रोजाना 35 यानी 35 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते। क्या तकलीफ है उनके माँ बाप है साथ में, उनकी हेल्थ है, दोस्त है, यार है। अभी उम्र की शुरुआत ही हो रही है, तो दुनिया उनके लिए तो कोई ऐसा कड़वा अनुभव लेके नहीं आती। दुनिया हसीन है, क्या तकलीफ है। आज तक हमने चर्चा की ब्रॉड काउंसलिंग क्या होता है उसके ऊपर, फिर छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, उनकी काउंसलिंग की, और आगे चल के हाई स्कूल के बच्चे तक की काउंसलिंग की चर्चा। प्रश्न समझने का पर्याप्त प्रयत्न किया। जो फीडबैक हमें मिले हैं उसके ऊपर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपनी चैनल का जितने भी शो है अपनी चैनल के, उसमें अगर टॉप 3 शो में गिना जाए तो ये काउंसलिंग वाला शो दर्शक मित्र देखते हैं। एक उसका ये भी रीजन है कि हमारी शो के समय आपको समय की सहूलियत ना हो, तो 5 ही मिनट शो खत्म होने के बाद आपको लिंक चली जाती है, तो आप आराम से शो देख सकते हैं। कुल मिला के हम ये शो को लेकर काफी प्रसन्न है, क्योंकि एक प्रयत्न था हमारा, प्रयोग था, और वो प्रयोग को आप सब लोगों ने काफी प्रेम, प्यार, दुलार से उसको स्वीकारा। तो दर्शक मित्रों, हम आज ये बात चर्चा करेंगे, रश्मि जी से हम पूछेंगे कि ये आपने बच्चों के काउंसलिंग की बात की, हाई स्कूल बच्चों के काउंसलिंग की बात कही, बात है, मगर हर चीज में हम क्या बच्चे ही दोषित होते हैं? ऐसा तो नहीं है। कहीं इनके टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, कहीं इनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कहीं फैमिली के और कोई मेंबर या पड़ोस के कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चे को हताश करने में। तो जहां तक तीसरा आज की तीसरी प्रदान है, उसमें हम सोचना चाहते, समझना चाहते हैं कि पेरेंट्स जो मानते हैं कि वो सर्वज्ञ है, इनका दूसरा या तीसरा बच्चा है, तो बोले अगले दो को हमने ठीक से पाल पोस कर दिया, तो ये क्या हमें आता है, नहीं समझ में आता है? ऐसा तो है नहीं। तो इनकी मानसिकता भी, जब आप बोलो कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा, तो आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करते।
बोले नहीं नहीं, मुझे क्या काउंसलिंग की जरूरत है, मेरे दो बच्चे देखो, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, बच्ची थी अच्छा सा कंपनी सेक्रेटरी बन के ससुराल चली गई, क्या जरूर है हम, ये एक ही बच्चा है तीसरा नंबर का जो प्रॉब्लमेटिक है, प्रश्न है, तो उसमें मुझे क्यों काउंसलिंग लेना है। और जैसे काउंसलिंग को एक स्टिग्मा की तरह से देखते हैं कि काउंसलिंग आप लेते हो उसका मतलब कि आपको समझ में नहीं आता, काउंसलिंग आप लेते हो उसकी मतलब कि आपको ठीक से अपने बच्चों को ट्रेन करना नहीं आता, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मोल्ड करना नहीं आता। ये सब बातें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक द्वंद मचाए रहती है। तो आज हमने यही टॉपिक जानबूझ के पसंद किया है कि पेरेंट्स को क्या काउंसलिंग की जरूरत होती है। चर्चा की शुरुआत यही प्रश्न से करेंगे रश्मि जी, कि क्या आपके मत के मुताबिक जो पेरेंट्स है जिनके वह एक या दो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज तक पहुंच गए हैं, क्या उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है, और उनका प्रतिभाव कैसा रहता है जब काउंसलिंग के लिए जाने को बोला जाए, तब क्या प्रतिभाव होता है। जी सर, बिल्कुल। नमस्ते, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो आपका है ही, और आपके जरिए जो फीडबैक मिले हैं काफी सारे अलग अलग जगह से, जिस तरीके से लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट भी बहुत सीनियर लोग, बहुत एक्सपीरियंस लोग जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से। एक तो कि उन्हें ये लैंग्वेज बहुत ही अपनी लग रही है, कुछ भारी नहीं लग रहा, तो उसके लिए पूरे देश के सभी कॉर्नर से जहां से भी लोग देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत सादर प्रणाम। और लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आपने दो तीन चीजें बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस किए थे, कि एक ये था कि पेरेंट्स आज तो बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं वो गलती है, कैसे करना चाहिए। और उसमें से आज जो आपने अभी जहां से शुरुआत की, वहीं से हम शुरुआत करेंगे कि क्या पेरेंटिंग की जरूरत, जिनके तीसरे बच्चे हैं, जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स है, क्या उन्हें जरूरत है कि उन्हें दो में नहीं कुछ भी लगा कि कुछ अलग हो रहा है, उन्हें नहीं लगा, राइट, डजंट मीन कि नहीं था, बट नहीं लगा उन्हें, अब ये थर्ड में उन्हें लग रहा है। या फिर जॉइंट फैमिली है, दो बड़े भाई के बच्चे हो गए हैं और उनके छोटे हैं, तो उन्हें लगता है कि दो इतने इसी माहौल में रह के दो तो इतने सक्सेसफुल इंजीनियर, डॉक्टर या जो बनना था डिजाइनर बन चुके, तो तब भी हम यही थे, फैमिली यही थी, हम यही कर रहे थे, इसे तो थोड़ा ज्यादा ही दे रहे हैं, तो अब क्या है। तो एक चीज कि पेरेंटिंग की कोई भी डिग्री नहीं मांगता कोई भी, और ये एक ऐसी पोस्ट है कि जहां पे कभी भी कुछ भी करे पेरेंट्स, कितनी भी गलती हो जाए, कोई भी बच्चा उन्हें नौकरी से बेदखल नहीं करता, इस पोस्ट से उन्हें कोई नहीं निकालता, कुछ भी हो, और उसी पोस्ट पे रहते हैं। तो एक जगह से देखा जाए तो शायद ये बहुत ही ग्रांटेड पोस्ट है। और एक चीज की मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसे पेरेंट्स खुद ही बच्चों को कहते हैं। एक पॉइंट पर उन्हें लगता है कि एक ये चीज जो ये इसका मिसकॉन्सेप्शन, जो जिस ढंग से आना चाहिए उस ढंग से नहीं आकर के, एक पहली चीज कि जब पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है कि नहीं, तो इसका एक सीधा सवाल है कि जो डिग्री आपने कभी समझी ही नहीं, जो कोर्स हमने कभी सीखा ही नहीं, जिसकी कोई टेक्निक हमें किसी ने बताई ही नहीं, तो हम तो जानते ही नहीं है, तो हमें तो डेफिनेटली जरूरत है। एक बहुत ही लॉजिकली हमें जरूरत है। सलाहकार और काउंसलर में फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडवाइस एंड काउंसलिंग। काउंसलर जो है उसका रोल सिर्फ आपकी इनर वॉइस बनने का है, वो बस आपकी इनर वॉइस बनने की कोशिश करेगा, उसका रोल इतना ही है।
जो आपके अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे लेयर्स के बीच में बहुत सारे लेयर्स उसके ऊपर आ गए, तो बस वो भीतरी आवाज को ऊपर लाने में आपको सपोर्ट करता है जब तक आपको जरूरत है। तो पहली चीज, पहला सवाल कि काउंसलिंग की जरूरत हर पेरेंट्स को रहती है। अरे उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है कोई चीज तो हम जाए, जैसे नेचुरोपैथी के लिए ऐसा नहीं है कि आप बीमार है तो आप जाइए, आप सही है तो आप जाइए ना, बेटर रहेगा। बीमारी तक की वेट क्यों करनी है? तो पेरेंटिंग का तो कोई किसी ने कभी लॉजिकल चर्चा की ही नहीं, सबने अपनी एडवाइस थोपी। पड़ोस ने कुछ कहा, उनके पेरेंट्स ने कुछ कहा, उन्हें अब और सबको कुछ ना कुछ तकलीफ थी। किसी ने सिर्फ इसलिए कह दिया कि भाई बोल देना है, किसी ने सोचा नहीं बोलते वक्त, इतना सिंसियरली खुद को नहीं लिया किसी ने। उन्हें लगा तो पड़ोस में कोई रो रहा था, अगर पेरेंट्स यंग थे तो पड़ोसी सीनियर पड़ोसी है, उन्होंने आके बोल दिया। इस तरफ कोई और पड़ोसी, तो उन्होंने आके दो और बातें बता दी। तो पेरेंट्स पहले तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए उन बहुत सारी चीजें अड़ोस पड़ोस में चल रही है। उनके अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उनके अपनी जॉब की जो माहौल चल रहा है उसमें हमेशा उन्हें कंपटीशन फील होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो पेरेंट्स खुद रिलैक्स हो। एक स्वस्थ आदमी कभी भी किसी को अस्वस्थ नहीं करता, जो खुश है वो कभी किसी की खुशियों में बाधा नहीं डालता। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले कि हमें सबसे पहले खुद से मिलने की जरूरत है। दैट्स वाई हमें एक प्रॉपर काउंसलिंग में जाना चाहिए। नॉट नेसेसरी, कई बार जैसे कि हमारे यहाँ तो हमने एक शेड्यूल बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि हर 2-3 महीने में हम पेरेंटिंग सेशन रखते हैं। अब पेरेंट्स का अप्रोच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे कैंपस में तो टचवुड के 5 सालों के मेहनत के रिवॉर्ड्स मिल रहा है। तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि ये आपने कहा ऐसी फील्ड है, तुरंत लोग नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम सब अड़ोस पड़ोस से क्या आ रहा है वो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये रेफरेंसेस जनरेट होते रहते हैं। हम कितना भी कहें लेकिन हम स्थित प्रज्ञता की स्थिति में नहीं है, हम वो जल कमलवत नहीं हो गए हैं। तो ये अड़ोस पड़ोस से में बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन अब तो काफी सारी चीजों में लोगों को फर्क नहीं भी पड़ता, और उसमें उनके पास रीजन भी होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस चीज में पेरेंटिंग बिल्कुल, अगर ऐसा कोई सेशन है कि जहां पे पहले तो ग्रुप काउंसलिंग में जाना चाहिए, जैसे कि हमारे 200 पेरेंट्स होते हैं तो एक साथ में, तो क्या समूह में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पर्टिकुलर आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपको ये पता चलता जाएगा। अगर एक काउंसलर स्पीकर है तो आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें ही आपको जाननी थी, ये वही चीज है कहीं ना कहीं जो आपके मन में थी। तो ये एक चीज। दूसरा, पेरेंट्स का कैसा रहता है पहली बार में रिस्पॉन्स? सर पेरेंट्स का रिस्पॉन्स यही रहता है पहली बार में कि मेरा तो ठीक है, मैं कर लूंगी, मैं अपना हम अपनी लाइफ तो चला लेंगे, अब पहले हमारे बच्चे को देख लीजिए। यही रहता है, उन्हें लगता है। और ये उनका एक इमोशनल पोर्शन भी है, एक ये है अटैचमेंट। दे ऑल पेरेंट्स ऑलवेज थिंक अबाउट लाइक दैट। वो खाने के बारे में भी सोचेंगे कि पहले बच्चे को खिला लो, कोई नहीं बचेगा तो हमें तो भूख वैसे भी नहीं है। सेम थिंग वो कहेंगे कि मैडम आप मेरे बच्चे को देख लीजिए, उसे जितने सेशन की जरूरत है आप कर लीजिए, मेरा तो मैं चला लूंगी। और ये कॉमन स्टेटमेंट है पेरेंट्स का 90%। जब हम उन्हें ये कहेंगे कि बच्चे के लिए आपकी जरूरत है, देन दे विल लिसन। तो पेरेंट्स का एक ही सेंटर है, बच्चा। अपने आप को पेरेंट्स बहुत साइड कर देते हैं। अब आज की जो हेडलाइन हमने रखी कि अनुशासन युक्त सुविधा, आज के पेरेंट्स, एक तो श्रीमद् भगवत गीता ने 16वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्चैज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। पहला शब्द है अभय। जहां पे हम किसी भी चीज से डर जाते हैं, हम वहां पे कुछ ना कुछ गलती डेफिनेटली कर देते हैं। तो ये जो अड़ोस पड़ोस में जिसे पता ही नहीं है, हम उन सबसे पूछ रहे हैं। ना गलती किसी की नहीं है, किसी का इंटेंशन बुरा नहीं है,
और मुझे जितना आता है मैं आपको बता रही हूँ, फिर तीसरे को कुछ और लगता है वो आपको बता रहा है। तो ऐसी 10 चीजें सुन करके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं थोड़ी थोड़ी। वो जो हमने कहानी सुनी थी कि भगवान आएंगे तभी मैं जाऊंगा, तो एक नाव आई, नहीं गया आदमी, जहाज आया बचाने, नहीं गया, प्लेन आया, नहीं गया, और फिर भगवान को बुलाने लगा, फिर राम को बुलाया, फिर थोड़ी देर हुई कृष्ण को बुलाया, फिर हनुमान को बुलाया, एक आए आए तब तक में दूसरे बदल जाते थे, और रिजल्ट ये आया कि कोई नहीं आया फिर। तो ये कंफ्यूजन जो चल रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें पेरेंट्स डरे हुए हैं। पहली चीज, पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं। बच्चों से ज्यादा स्ट्रेस कहीं पेरेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त लग रहा है कि कुछ रहना चाहिए। दूसरी चीज, जो जो न्यूज़पेपर में न्यूज आते हैं, किसी भी दिन का न्यूज़पेपर ले लीजिए, आपको 3, 4, 5, 7 न्यूज ऐसे मिल ही जाएंगे कि आज इस स्टैंडर्ड के बच्चे ने ये किया, आज यहाँ पे इसने एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, उसने उससे पहले सुसाइड कर लिया, रिजल्ट आया कि वो बच्चा पास हो गया था, ये वॉट एवर। ये चीजें कहीं तो पेरेंट्स के प्रेशर में बच्चे ने नोट लिख दी, मतलब सुसाइड नोट लिख दी। 10, 12 कॉलेज ये बच्चे जो अपनी होमवर्क कंप्लीट नहीं करते थे, वो नोट लिख रहे हैं। ये आयरनी कितनी गहरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें पढ़ के पेरेंट्स और डरे हुए हैं। अब इसमें अनुशासन युक्त सुविधा की हमने बात की कि बच्चों को सुविधा देना, और उन्हें जो उनको नहीं पता है, लेकिन एक बच्चा है, आपने गैस चालू किया, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जो किसी भी को भी समझ में आए। घर में अगर वो मिट्टी के चूल्हे पे काम कर रहे तो उन्हें भी लगे कि ये एग्जांपल मेरा खुद का है। तो एक जहां पे आग जलाइए, एक बच्चा है 6-8 महीने का, जिसे आग के रंग को देख करके मजा आ रहा है, उसे लग रहा है कि क्या खूबसूरत लाइट हो रही है, इसे पकड़ना है, उसे उसके लपके देख करके मजा आ रहा है। तो वो बच्चा पकड़ने जाएगा तो क्या आप पकड़ने देंगे? क्यों नहीं पकड़ने देंगे? दूसरी चीज, आपका बच्चा अब अभी 4-5 साल का हो गया, अब वो समझने लगा है कि आग से जल जाते हैं, वो आग में आग पकड़ने की जिद नहीं कर रहा, पर वो कह रहा है कि वो खाना बना लेगा, आप जाइए। तो आप गैस चालू करने देते हैं उसे, आप उसे खाना बना देते हैं। आप जानते हैं कि वो जानता है कि आग छूने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे चूल्हा नहीं दे रहे हैं। आपका 9 साल का बच्चा, वो कहता है कि वो टंकी में उतर के पानी टंकी साफ कर देगा, आप जाने देते हैं उसे? नहीं जाने देते। बट वही आपका 20 साल का बेटा कहेगा तो आप जाने देते हैं। तो ये डिफरेंस क्या हुआ? टंकी में उतर के साफ करना तब भी गलत नहीं था, बट आप समझ रहे थे कि इसकी ये उम्र नहीं है। एग्जैक्टली। अनुशासन युक्त सुविधा से मेरा कंसर्न यही है पेरेंट्स के साथ कि आप जो दे रहे हैं ना, मोबाइल गलत नहीं है, बट आप जिसे दे रहे हैं ना, वो अभी उसके लिए मैच्योर नहीं है। और दूसरी चीज कि क्या सुविधा देना, डांटना या मारना या कभी थप्पड़ मार देना, तो इसे कौन जज करेगा? हम जिस कहानियों के साथ बड़े हुए हैं, हमारी जो माइथोलॉजी हमारे साथ चलते रहे, हमारे जो पुराण चलते रहे, यशोदा ने कृष्ण को बांधा उखल के साथ, तो क्या वो क्रूर मां थे? किसी ने यशोदा को गाली नहीं दी। ये कहानी सुनते वक्त भी किसी ने यशोदा को गाली नहीं दी, किसी ने यशोदा को ब्लेम नहीं किए। क्यों? तब तो हमने मैया यशोदा किया, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि नहीं, जहां उसे जरूरत थी बांधने की, वहां मैया ने एक व्यवस्था बनाने के लिए उसे बांधा था। तो क्योंकि मां यशोदा डरती नहीं थी, उन्हें लोगों के लिए नहीं किया कुछ भी, वो अपने संतान से बस अपने लल्ले से प्यार करते थे, उसे गाय चराने भी भेजती थी। अब जो हमें वर्णन दे रहे, वो तो अपने समुदाय में राजा ही थे नंद, तो क्यों उसे नंगे पांव जाने देते थे? तो क्या प्यार कम था? ये जो हम 10th में आते हैं स्कूटी पे देते हैं, 7वीं 8वीं के बच्चे जो स्कूटर लेके आ रहे हैं स्कूल, क्यों भाई साहब? हमारे अहमदाबाद सूरत जैसी सिटी में तो बस की सुविधा बहुत है, बहुत अच्छी सुविधा है।
तो इन बच्चों की कहानी क्या होगी? पेरेंट्स को एक बार सोचना चाहिए कि आप जो स्कूटर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये कहेंगे कोई नहीं, बच्चे ने मांगा तो हमने दे दिया। तो फिर ये तो यही हुआ कि आपको चूल्हा दे देना चाहिए था, आपको आग से खेलने देना चाहिए था। अब पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बच्चा जिद करता है तो हम दे देते हैं। बच्चा जिद कब करता है और कितने लेवल तक करता है? आप जिद किसे कहते हैं? पहली बात कि पेरेंट्स के पास कितना टाइम है बच्चे को सुनने के लिए, खुद को सुनने के लिए? पूरे वीक में पेरेंट्स जो 30-35 साल के, 40-45, 55 साल के सभी लोग, मेरे उम्र से लेके किसी भी उम्र तक के, एक वीक में कितना कितना घंटा हमने खुद के लिए निकाला है? क्या हमने पूरे वीक में 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए बैठने की हमारी खुद की हिम्मत है? यस, हिम्मत है हमारी कि हम बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना आसपास 4 लोगों को कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ये बिना बैठ सके? तो हम डरते हैं खुद से, और ये डर हर चीज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेरेंटिंग पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें दे रहे हैं गिल्ट छुपाने के लिए। हमें लगता है कुछ कुछ कहना दे, क्योंकि हम बहाने ढूंढ रहे हैं कि जब हम पे कोई सवाल आएगा तो हम तो प्रूफ देंगे, जो बहुत ईजी है कि नहीं मैंने तो क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारी ट्यूशन फी दी, तुमने जो मांगा दिया, तुम जिद करते थे कि आज ये नहीं खाना, हमें आज चाइनीज खाना है, तुम वो ला दिया, तुम्हें घर का खाना नहीं पसंद था तो कोई नहीं, हमने तुम्हें पैसे दे दिए। तो वाई, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं डायरेक्टली कि आप ये कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपने कभी ढूंढी? क्या जरूरत थी कि आप 12th के बच्चे को स्कूटर देते? आपने कभी उसके साथ बैठ करके बात की कि बेटा तुम बस से एक बार जाओ? इसलिए नहीं कि तुम्हारा बाप तुम्हें दे नहीं सकता, इसलिए कि तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी कहानी हो, इसलिए कि तुम्हें तुम्हें पता चले कि क्या चीज हो रही है। उसी बस में तुम्हें एक बच्चा मिलेगा जो 90% ला रहा है, उसी बस में तुम्हें कोई वो भी मिलेगा कि जो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर रहा है, उसी बस में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा कि जो ये कर रहा है कि उसके पापा की कोई फूड की लॉरी है या ऐसा कुछ भी स्टॉल है, एक वड़ा पाव वाला, एक ब्रेड पकौड़ा वाला है, लेकिन वो प्राउडली इज डूइंग दिस। एक बार तुम जाओ, तुम्हें मजा आएगा कि बस में चढ़ना, उसमें से उतरना, उसमें बैठना, उसमें 50 लोगों को देखना तुम्हारी जर्नी को मजबूत बनाएगा। कभी आपने ऐसे बात की अपने बच्चे के साथ जेन्युइनली? कभी आपने? तो ये सुविधा जो आप दे रहे हैं ये सुविधा नहीं है, ये इसे कमजोर बनाने के इंजेक्शंस है। बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं। और फिर ये होती है कि बच्चा बाहर जाए तो एक तो दूसरी चीज अनुशासन एक सुविधा में कि मेडिकल के बच्चे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जितने भी पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग में, एक तो पहले मैं बच्चों से ही बात करती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ कनेक्ट होना बहुत ईजी रहता है। मुझे स्टूडेंट्स के साथ बहुत मजा आता है, मेरे करियर का मेन कोर स्टूडेंट्स है। आई लव देम एंड आई एम श्योर दैट दे लव मी। हमें बहुत जल्दी मजा आ जाता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं एक दूसरे को। एंड फिर हम एक म्यूचुअल एक चीज पे आ जाते हैं कि भाई तुम्हारे घर के हीरो तुम ही हो, एंड यू कैन चेंज एनीथिंग एंड यू कैन चेंज एवरीथिंग, क्योंकि हर लोग तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। पेरेंट्स, तो तुम्हारे पापा को लग रहा है कि बस मेरा बेटा कर ले, बाकी मेरी तो लाइफ ठीक है, चल जाएगी। तो आपकी मम्मी कह रही है बस अगर वो मुझसे कुछ कह दे कि मम्मी ये बना दो तो मैं तो खुश हो जाऊंगी। आपकी दादी कह रही है बस वो पढ़ ले। तो सबका सेंटर पॉइंट अगर आप हो तो सीधी सी बात है कि आप इस मूवी के हीरो हो, आपके पास पूरी एनर्जी है, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो चलो ले लेते हैं एक जिम्मेदारी, और बच्चे करते भी है। स्टूडेंट्स इतने अच्छे से सपोर्ट कोऑपरेट करते हैं, मुझे पता रहता है, हम समझते हैं कि थोड़ा लड़खड़ाएंगे, थोड़ा लगेगा कि छोड़ देते हैं, बट कर लेते हैं। तो पेरेंट्स हम ये कहते हैं कि ये जो चीजें हो रही है, ये सारी चीजें जो आप दे रहे हैं कुछ भी, तो कभी आप ये देखिए कि क्यों दे रहे हैं। दूसरी चीज, आप ऐसी कई लोगों की लाइफ पढ़िए पहले तो आप बैठिए बुक लेकर के, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना कि कोई और करे, वो देखेगा कहां पे? बच्चे आपकी नहीं सुनते ऐसा नहीं है, बच्चे किसी की नहीं सुनते, सुननी चाहिए भी नहीं उन्हें, वो देखते हैं।
वो समझते हैं, वो कान से नहीं, वो आंख और दिमाग और हृदय के साथ चल रहे हैं, उन्हें बड़े अच्छे से पता चलता है। तो सिर्फ कहना नहीं है यहाँ पे, सुविधाओं में एक जो मेडिकल में जो स्टूडेंट जाते हैं, वो बच्चे जब आते हैं कि बहुत साल के बाद कि आपसे मिलना ही था, एंड द फर्स्ट थिंग कि क्या फोन करते हैं पेरेंट्स, तो कोई नहीं, वो तो जब मुझे मेरा मूड डाउन होता है तब मैं फोन कर लेती हूँ। अच्छा, तो मूड डाउन कब होता है और कब फोन करते हो पेरेंट्स को? तो एक तो यही कि रिजल्ट नहीं आया या फिर खाने में मजा नहीं आया तो पेरेंट्स को फोन करते हैं। तो पेरेंट्स से पूछो कि क्या, तो वही अब बेचारे बोलते हैं कि पूछते हैं कि खाना कैसा था ये। तो पहले तो मैं पेरेंट्स को बाहर भेजती हूँ और उस स्टूडेंट से बात करती हूँ कि भाई तुम क्यों बताते हो कि तुम्हारा खाना कैसा था, व्हाई यू आर शेयर, क्योंकि तुमने तो बता दिया, कॉल कट हुआ, तुम्हारा मूड चेंज हो गया। अब जब तक तुम्हारा दूसरा कॉल आज खाना बहुत अच्छा था तब तक का नहीं गया, तब तक आपके पेरेंट्स वही अटके हुए हैं कि मेरे बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। स्पेशली फ्रॉम गुजरात, ये गुजरात का ही ज्यादा है सर। हम एनसीसी में थे तो भी इन्हें सबसे ज्यादा होम सिकनेस आती है, और एनसीसी के पूरे नेशनल कैंप में भी इनसे पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कमांडिंग ऑफिसर, तो इनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, सर खाने में ये सब्जी। लोग कोई लेना देना नहीं है इन दुनिया से। तो एक तो कि आप बच्चे से खाना कैसा था ना ये पूछना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो ये अभी तक किया ना, बस खाली खाना खिलाओ खाना खिलाओ। क्योंकि एक होता है अनुशासन युक्त कि जहां पे सर आपके पास एक स्टोरी होगी कि भाई आपकी मम्मी कुछ भी बना लेती थी तो आप लोग देखते थे कि मजा आया खाने में और आप पढ़ने बैठ जाते थे। जो भी लोग आगे निकले उन सबके 90% लोगों की ये स्टोरी होगी, क्योंकि सीधी चीज है कि किसी एक चीज को आप केंद्र बिंदु बना सकते हो, या तो आप स्वाद को ही केंद्र बिंदु बना दो, वो वही रख लीजिए, या फिर इंद्रियों को एक लक्ष्य पे केंद्रित कर दो। तो आप खुद ही सोचने लगोगे कि नहीं, जो जल्दी बने, जिसे खाने में ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और इजी रहे, मुझे बहुत स्वाद में कुछ डिफरेंट ना लगे, जो जिसपे मेरा दिमाग अटक जाए, तो वो खाना खा के हम पढ़ने बैठे, हम ये करें। और एक चीज कि जो पेरेंट्स को पेरेंटिंग में पहले तो हर घर के, गुजरात में स्पेशली या कहीं पे भी जहां पे भी पुरुषों को, पिताओं को ऐसा लगता है, वो उनका एक रहता है कि हमें बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो घर में तो मैं रहता ही नहीं हूँ, वो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ, क्योंकि घर में तो अब बच्चे रहते हैं, ये रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी और के बच्चे आवाज कर रहे हैं इसलिए वो बाहर निकल जा रहे हैं। दे सेड लाइक दैट कि अब घर में जाते हैं लेकिन अब क्या, शोरगुल चलता रहता है, बच्चे, अब वाइफ की अलग ही रहती है रोज की, तो मैं तो फिर खा के बाहर निकल जाता हूँ, थोड़ा जाके फ्रेंड्स के साथ घूम आता हूँ, कहीं बाहर जाके क्रिकेट देख ला। अरे भाई, आपके अपने बच्चे हैं तो फिर वो बाप कहाँ ढूंढेगा, आपकी वाइफ पति कहाँ ढूंढेंगे, उसका पार्टनर कहाँ है? और फिर अगर आप ऐसे भाग रहे हैं और आपको लगता है कि बच्चे बड़े होकर के आपको मातृदेवो भव और पितृदेवो भव कहने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि माता पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमारे पुराणों ने ये कहा कि धन्यो गृहस्थाश्रम, तो उसमें गृहस्थाश्रम को बहुत इज्जत दी, एक तपस्या का स्वरूप दिया, एक भूमिका बताई। तो सबसे पहले तो कि बच्चों को अनुशासन युक्त सुविधा, अनुशासन ये शब्द स्वयं संस्कृत से आया हुआ शब्द है, अवेयरनेस, डरना नहीं है किसी चीज से। अगर ऐसे ही न्यूज देख रहे हैं तो ऐसे न्यूज को मत पढ़िए, डोंट रीड, आप खाली अवेयर रहिए। आप आग पकड़ते नहीं है बट आप खाना तो रोज बनाते हैं ना, आप आग से आप अवेयर हैं कि यहां पे इतना रखना है, आप अवेयर है कि उसमें पकड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पकड़ना मूर्खता होगी। 6 महीने का बच्चा है, उसे अगर आप लटकाएंगे टेरेस से तो वो हंसेगा, उल्टा लटका दीजिए और हंसेगा, क्योंकि उसमें भय नहीं जन्मा है। लेकिन वही आप 4 साल के बच्चे को कीजिए तो नहीं होगा वो चीज, वो डरेगा,
चिल्लाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो ये जो भय है वो भी बुद्धि से आई, बट वो अवेयरनेस के लिए है। डर डर के हम पेरेंटिंग नहीं कर सकते हमेशा कि बस मेरे बच्चा सही हो जाए, जो आप कहोगे करेगा, ऐसे नहीं होता। आपके बच्चे आपकी आप रूट है, उसकी टहनियां है बच्चे। रूट को इतना ही क्लीन, क्लियर और इतनी ही मजबूती से, इतना ही खिला हुआ रहना होगा। और उसके लिए सबसे पहली चीज निर्भयता। आप अपने बच्चे को अगर डांटने की कभी, आपको ही पता है, यू आर द बेस्ट जज, आपको ही पता है कि इसे कैसे कहने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए, मेरे जैसे बच्चे, मुझे हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल चीजें तो इन्हें इफेक्ट नहीं करती। और ये टीचर को भी पहले देखते हैं कि नहीं, ये टीचर सही, खुद सही है अपने कंटेंट में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी बातों में, ये जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसे टीचर से ये बच्चे सुनते हैं। तो इन्होंने क्या ढूंढा, इन्होंने ये देखा कि सच्चाई चाहिए हमें, और वो टीचर्स की बात वो सुनते हैं। और आज भी ऐसे कई टीचर हैं, आपकी लाइफ में रहे होंगे, मेरी लाइफ में रहे हैं, अभी जो बच्चे जा रहे हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे कोई ना कोई टीचर रहते हैं, मिलते हैं आज भी, कि जो उन्हें चेक करता है, उनके नोटबुक से ऊपर जाके उन्हें चेक करते हैं। तो आज भी ऐसी चीजें, बच्चे भी इस चीज में ये समझ गए हैं कि पापा के पास टाइम नहीं होता। मम्मी उन्हें अगर कह देती है तो पापा फिर चिल्लाते हैं, फिर घर में झगड़ा होता है, उससे बेटर है कि कहो ही मत। तो पहले तो कि आपके अपने बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं है, और आपके जरिए आए हैं, तो आप किसी और से कंपेयर मत कीजिए। दूसरी चीज, आप कहीं आप गिल्ट में रह करके तो बहुत सुविधाएं उसे नहीं दे रहे हैं कि जो मुझे नहीं मिली वो सारी मैं इसे दे दूं। नहीं, आप कोई नहीं होते, आपकी सिर्फ भूमिका है कि आप पेरेंटिंग करेंगे। आपके जरिए संतान आई है, आप में से नहीं आई। तो वी मस्ट बी अवेयर। ये अवेयरनेस आपको लोग क्या कहेंगे उसमें नहीं पड़ने देगी। कभी आपने उसे एक थप्पड़ मार भी दिया तो उसमें 4 दिन गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किसी वजह से मारा होगा। हाँ, बेहोशी में नहीं होना चाहिए। फिर उस बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि उसे कुछ नहीं देना है, उसे एकदम जेल में रखना है, नहीं, पर उसे कितने समय पर क्या मिलेगा, उसकी योग्यता का मूल्यांकन डेफिनेटली होना चाहिए। पेरेंट्स खुद कहते हैं, उन्हें अगर पूछो कि आप इसे गाड़ी क्यों दे रहे हो, सर स्पोर्ट्स बाइक रहती है बच्चों के पास हायर सेकेंडरी में, लाख लाख रुपए से ऊपर की उनके पास, लाख रुपए के बिना तो आज कोई टू व्हीलर है ही नहीं अभी तो। और उनके पास इतने महंगे फोन होते हैं, उतने महंगे इनके पास लेविस गाड़ियां होती है, प्रीमियम बाइक्स होती है। इन कपड़े बच्चे चूज कर रहे हैं अपने ब्रांड के। तो ये तो भयानक चीजें हो रही है। पेरेंट्स को बहुत ही क्लियर रहना होगा कि आज आपके पास बीइंग पेरेंट्स, आज 45 की एज में अगर आप मर्सिडीज चला रहे हो तो आप अपनी मेहनत की है आपने इसे लेने में, आपने मेहनत की है तो आप, हाँ, और आपकी मेहनत का डेफिनेटली उसका फल आपको बच्चे को ऑलरेडी मिल रहा है कि आप एसी में नहीं थे, आप इस घर में नहीं रहते थे जितनी सुविधा में वो रह रहा है। आप उसके लिए आज ढूंढ रहे हो किसी जगह पे, उसके करियर की चर्चा कर रहे हो किसी के साथ, तो ये उसको प्रिविलेज है। उसे बाइक नहीं मिलनी चाहिए अभी, क्योंकि वो कनेक्शन सही नहीं है, इज नॉट सो इनफ मैच्योर वो ले। उससे आप पेरेंटिंग ये कहिए कि बेटा ये सारी चीजें तेरी हो सकती है। उसे पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। आई विल चेक यू, मैं तुझे ये चीज देने से पहले चेक करूंगा, जैसे तुम्हारी रिजल्ट, तुम्हारे पास वो परसेंटेज आते हैं जो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें खाना क्या मिलेगा, तुम जो कहोगे वो रोज नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? हाँ, वीक में एक दिन अगर हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, अनुशासन का मतलब ये भी होता है कि बच्चे को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो देनी भी चाहिए। अगर आप होटल में गए हैं
एक बहुत ही छोटा सा किस्सा है कि एक बार एक फैमिली बाहर गई किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो साथ में एक बच्चा भी था, 8-9 साल का, 6-7 साल का। और वेट्रेस ने आके सबसे पूछा, मतलब जो मेन्यू लिख रहा था उसने आके सबसे ऑर्डर लिया, फिर उसने एक बच्चे से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो बच्चे ने उसके सामने देखा, एंड देन ही सेज कि आई लव फ्रेंच फ्राइज एंड आई लव दिस, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है। और उसने ऑर्डर में लिखा। उसके बाद पेरेंट्स ने उसे देखा कि उसे क्यों पूछ रहे हैं, और उसने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा, सर एक मिनट मैं इनसे पूछ लेती हूँ। और वो 6-7 साल के बच्चे से, जो पहले दूसरी कक्षा में होगा, उससे ऑर्डर लिया, और फिर उसका भी ऑर्डर आया। उसने बड़े मजे से खाया। पूरी चीजें हो गई तो उसके पेरेंट्स को वो बच्चा बोलता है फैमिली को कि बाबा आपको पता है उसने क्या पूछा, क्यों मुझसे पूछा। मैंने कहा कि क्यों पूछा, इरिटेट होते हुए, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी। और उस बच्चे ने कहा कि उसे एक्चुअली पता नहीं है कि मैं बच्चा हूं। हाउ स्वीट इट इज कि जहां बाहर ही गए हैं महीने में एक बार, जहां आपको आइटम बनानी ही नहीं है, तो ये वैल्यू दीजिए उसे, कि उससे पूछिए। तो बच्चे को पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे सही जगह पे वैल्यू दे भी रहे हैं। तो उसे पता चलेगा कि अगर वो बाइक नहीं मना कर रहे हैं, तो उसकी भी कोई ऑथेंटिक वजह होगी। क्योंकि वीक में एक बार उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि इस दिन तुम जो खाओ, तुम्हें जो खाना हो खाओ, बाकी सारे दिन घर में जो हेल्दी बनेगा हम सब वही खाएंगे। तो वीक में एक दिन आपकी अपनी वैल्यू दी है, जहां के आपके पेरेंट्स ये भी नहीं कह रहे कि बेटा इसका बिल ये आएगा। तो ये नर्चरिंग अनुशासन युक्त होगी। एक फिक्स रहेगा कि महीने में एक बार, कहीं दूर नहीं, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, पर वन डे पिकनिक पे लोग जाएंगे जहां पे कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। आप अपने शहर के कोई आसपास की जगह देख लीजिए, जहां पे जंगल है, पेड़ है, नदी है, कुछ पानी है, बस खाली बैठिए, आप आराम से कुछ भी म्यूजिक कीजिए, गेम खेलिए, बॉल लेके खेलिए। तो अनुशासन मीन्स अवेयरनेस, अपनी भूमिका को समझना और वो कन्वे करना प्रॉपरली। एक चीज क्लियर रखना कि तुम, और बुद्धू ना बनना। हर लोग अपने आप को चीट कर रहे हैं, एंड दे फील कि वो किसी और को बुल्लू बुद्धू बना रहे हैं और उन्होंने काम निकाल लिया। नहीं, सबको पता है मोबाइल आपने क्यों दी है, उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स ने इसलिए ये दे दी जो है। बात है आपकी जी अनुशासन सर। और एक्सपोजर की, वो बिल्कुल सही बात इसलिए है। 3 एग्जाम्पल्स अभी मेरे दिमाग में आते हैं। मुंबई शहर, ये देश का सबसे धनी कुटुंब, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो फिर जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे तो काफी नजदीक था मैं उनके। तो वीक में एक दफा वो बोलते थे जाओ बम्बई घूम के आओ, साथ में एक इंसान आदमी अटेंडेंट भेजेंगे, मगर आपको जाना होगा बस से, लोकल ट्रेन से। घूमो, पता चलेगा आपको कि क्या तकलीफ है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल आपके शहर का है, जहाँ एक बिलियनर ने अपने बेटे को कुछ पैसे दे के बोला था जाओ 1 साल तक आप आओगे नहीं, आप मेरी नाम से या आपकी कंपनी की कोई रेफरेंस यूज करके आपकी पहचान नहीं दोगे, और खुद कमाओगे, खुद खाओगे। ये एक एग्जाम्पल आपके शहर का है। जी, और गोविंद भाई थोड़ा क्या नहीं, ये किया था गोविंद काका मैं ने। नाम नहीं देता क्योंकि और भी लोग होंगे, तो हाँ, और भी होंगे जी, बिल्कुल। मेरी जी मेरी जी जी। सृष्टि में किसी को महिमा मंडित करनी जरूरी जी नहीं है। मगर ये आपके शहर का दाखला है, एक अहमदाबाद का भी दाखला है। जब बच्चा 8वें या 9वें स्टैंडर्ड में था, तो उसके पिता ने उसके बुलाया, बोले देख अब मैं ये 2 लाख रुपए का चेक तेरे अकाउंट में डाल रहा हूँ, ये तेरे पैसे, तुझे जो भी ठीक चाहे मुझे पूछना, मैं मार्गदर्शन दूंगा, मगर इन्वेस्ट भी तुझे करना है, और उसमें से क्या निकलता है वो भी तेरा है। He started cultivating his interest in investments, fortunately for him in property investments.
और आज अहमदाबाद का सबसे बड़ा ग्रुप वो लड़के का फाउंड किया हुआ है, जिसके पिता ने उसको बंबई से भेजा था विथ 60,000 रुपीज फॉर इन्वेस्टमेंट, और 2 लाख में से यूज 60,000 करना था। वहां से उसने जमीन खरीदी, जमीन बेची, जमीन खरीदी, जमीन बेची, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अहमदाबाद में मेरी नजर के सामने कई लोग आए, बिल्डर्स, कई गए। बिल्डरों की भी एक आन बान और शान होती है, इतना बड़ा, जैसे बैल के बछड़े को बांधते हो उतना वो सोने का चेन पहनते हैं, लकी पहनते हैं, डायमंड स्टडेड अंगूठी पहनते हैं। हर चीज देखो, हर एंगल से देखो, उनके सिवा हर चीज परदेसी होती है। पर वो उसने नहीं किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड इन रियल एस्टेट बिजनेस ये प्रैक्टिस। उन्होंने ये धंधे में एक नया, मैं कहूंगा कि रिवाज स्थापित किया। जितने भी पैसे आपको देने होते थे पूरे के पूरे चेक से दे देते, हालांकि 40%, 50% तक जहां कैश का व्यवहार चलता था, उस आदमी ने रियल एस्टेट फुल्ली परचेज्ड ऑन कैश। उसके बेटे को कहीं और भेजा। आज अपनी और खुद की हैसियत से उसका बेटा देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूलर मैन्युफैक्चरर है। तो ये आप, हाउ कैन यू ग्रूम योर चिल्ड्रन, कैसे इनको पैसा क्या होता है, कैसे पैसे से आप पैसा कमा सकते हो, दुनिया किस ओर जा रही है, लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। जब आप 1 साल तक बेंगलोर जाते हो, खुद वेजिटेरियन हो, होटल में बैरर की नौकरी करते हो, नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व भी करनी होती है, आप यहां तक झेलते हो कि आपको अंत में बहुत कड़ा बुखार आता है, और वो होटल वाला पूछता है कि भाई तेरा घर वालों को बुलाना पड़ेगा, नहीं चल। और तब जाके उसको पता चलता है, वैसे समय भी उसका खत्म होने आया था, तब जाके उसको पता चलता है, वो जो एड्रेस देता है उसे लोगों को बुलाता है कि ये तो बिलियनर का बेटा है, अपने यहाँ नौकरी कर रहा है। तो ये चीजें जरूरी है। अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट डिसअपियर्ड इज कि जिस दिन बेटा पैदा हो तो मिठाई बढ़ते बढ़ते बोला जाता था आज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे एक और डायरेक्टर बढ़ गया। अरे अभी पैदा हुआ था, उसको उसको ट्रेन करो, लायक करो। तो एक जमाने में जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते थे, वो जमाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ रही नहीं। जमाने के साथ वो खड़े नहीं रह सके, नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत नहीं। यस सर। कंपोजिट मिल वाज नॉट ए वायबल कंसेप्ट, इसलिए वो डायनासोर की तरह चली गई। मगर आपके वहां स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग 4 डिपार्टमेंट अलग अलग की एक्टिविटी के डेवलप हुए, और आज 1 मिनट में 42 मीटर कपड़ा सूरत पैदा करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिकनेस नहीं थी, डिमांड थी। करेक्ट आप समय के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए। तो ये फर्क होता है। बच्चों को पेरेंटिंग का मतलब ये भी होता है कि आप साथ में रहकर यस उनको तैरना सिखाओ। आप हो तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, चाहे रबर ट्यूब है तो भी वो सोचेगा कि पापा बाजू में ही है, तैर रहे हैं, तो वो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उसके बीच चली जाएगी तो रबर ट्यूब के बिना भी तैरना सीख जाएगी, और एक दफा आपको तैरना आ गया तो फिर वो तैरता ही रहेगा। तो ये पेरेंटिंग का भी मतलब है कि आप बच्चों को सिखाओ, इस तरह सिखाओ कि उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, मेरे साथ मेरे पापा है।
मेरे साथ मेरी है, कुछ अगर हुआ तो ये लोग है, आई कैन फॉल बैक अपॉन दैम। इस तरह के संबंध प्रस्थापित करना वो पेरेंटिंग का पहला, मेरे ख्याल से पहला प्रिंसिपल है कि आप एक उनके गार्जियन हो, कोच हो, और सबसे बड़ी बात तो आप उनके दोस्त हो कि आप उनसे वो आपसे आके कोई भी बात कह सकेंगे, नहीं ये बात ठीक नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करता हूँ। जैसे मेरा ग्रैंडसन था, 10th का एग्जाम उसका खत्म हुआ, वो घर आया, इज कराटे फेलो, तो उसने अपनी पंचिंग बैग को ऊपर मैथमेटिक्स लिखा और मार मार के तोड़ दिया उसने। मैं बोला, ये क्या किया तुमने? बोले दादा अब मैथ्स गया तो ये 5,000 रुपया का नुकसान मेरे काम का हो गया। सो हैप्पी तब से। करेक्ट करेक्ट। उसने पूछा क्या करना है तुझे, तो मुझे आर्ट्स में करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आई स्टार्टेड गिविंग हिम बुक्स, ही स्टार्टेड राइटिंग हिज ब्लॉग, नाउ ही इज वाओ। परफेक्ट। अगर मैंने कहा होता है आर्ट्स में कौन जाते हैं, आर्ट्स में तो वो जो लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं वो जाते हैं। हम्म। हमें तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ा वकील बनना है, तो ये चलता नहीं। और अंत में मेरे साथ एक लड़का जो बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में सेकंड नंबर पे आया था, उसको he had tremendous liking and love for literature, तो पेरेंट्स ने उन्हें भी प्रिपरेटरी साइंस में बड़ौदा भेज दिया, एंड ही फेल्ड। बट लुक एट द गट्स ऑफ दिस बॉय, he changed over to arts next year, completed his masters with honors and rank, and started teaching at the prestigious universities abroad. आज भी अमेरिका में ग्रेट। है, विजिटिंग फैकल्टी टू नंबर ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस। तो जब वाओ। आपका काम है बच्चे को अपना आसमान देना, राइट। उसकी भूमि तराशो कि सॉलिड है, और आसमान दो कि उसको उड़ने के लिए जगह मिले। पेरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर उनको अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं। अरे क्या यार, देख उसका लड़का इंजीनियर हो गया, इसका डॉक्टर हो गया, वो आईआईटी में गया, क्या फर्क पड़ता है? किसी का बच्चा आईआईटी में गया, अच्छी बात है, खुश हो। हमें उससे, हमारे दोस्त का लड़का है आईआईटी में गए तो भी हम खुश हैं, कल जाके यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर बन जाए तो भी हम खुश हैं, काम आएगा। मगर आपका बच्चा किसी के बच्चे को रोल मॉडल लेके ऐसा ही बनना चाहिए, ये समझने की गलती पेरेंट्स करते हैं, खुद दुखी होते हैं और अपने बच्चों को दुखी करते हैं। और एक दफा जब इनका फाउंडेशन बिगड़ता है, फिर सुपर स्ट्रक्चर कभी ठीक से नहीं बन पाता। तो ये बातें जो हैं, वो बात मैंने आपकी बातें कही थी उसमें से समरी के रूप में कहता। अब एक और प्रश्न में लेके आपके समक्ष आता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ, ऑफिस आता हूँ, रास्ते में एक स्कूल आती है, वो जूनियर से लेकर 12th तक पढ़ाती है। एग्जाम्स होते हैं, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चे बेचारे हाथ में वो इनका पेपर लेके बाहर आते हैं, खुशी में है। तो एक टोली बैठी हुई होती है वहां, डाकुओं की टोली, इनको डाकुओं की टोली बोलते हैं। एक दफा जाके बोला था इनको, मैंने बोला ये बैंडिट क्वीन की तरह क्यों बैठते हो आप लोग? तो फटाक करके पेपर उससे आते थे, बोल क्या लिखा? अरे क्या लिखा है, तो दो, उसको घर ले जाओ, पानी पानी पिलाओ, खाने का। वो अगर बोलता भी है तो बोले ठीक है बेटा, जो लिख लिया सो लिख लिया, अभी उससे बदलना नहीं है। आप वहाँ 3-4 आपकी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के गेट पे पेपर कंपेयर करोगे और बोलोगे देख उसने वो आंसर सही लिखा, तूने गलत लिखा, तो बुद्धू है, समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब है उसका? और आप कौन होते हैं उसको जज करने वाले? कर ले जाइए आप, उसकी एग्जाम से बाहर आया बच्चा, तो वो हो गया बेटा, तो ठीक है, अच्छा लिखा ना, हाँ चलो अब खाना वाना खाते हैं, मैटर एंड्स। ही इज फ्रेश, दूसरे दिन के लिए वो तैयार है। आप तो उसका मॉडल वहां स्कूल गेट पे ही डाउन करते हो। तो ये जो मम्मियां है आजकल की मॉडर्न एजुकेटेड मम्मियां, मुझे उनसे कोई कोई ग्रज नहीं है,
हर मम्मी एजुकेटेड होनी चाहिए, मगर एजुकेशन का मतलब अगर आप ये निकालते हो कि यू आर ऑडिटर्स ऑफ योर चिल्ड्रन विदाउट हैविंग कंट्रीब्यूटेड इनटू हिज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये अधिकार आपको नहीं है। बच्चा संयोगवशात आपके कॉक से पैदा हुआ है, आप एग्जैक्टली। वर्तन करो, उसको सिखाओ। एक बिल्ली अपनी छोटे छोटे बच्चों को मुंह में उठा के बिल्कुल नाजुकता से दूसरे घर में ले जाती है। अब ये प्राणी को इतना ज्ञान है कि बच्चों को बिल्कुल कैसे सुकून रहे, इसे सरलता से हैंडल करके ले जाना चाहिए। आप तो इंसान है, पढ़ी लिखी है, आपको पता नहीं कि आपके बालक अभी बेचारा फॉर्मेटिव पीरियड में है, तो उसको क्यों तंग कर रहे हो? अब ये एटीट्यूड के बारे में क्या कहना है आपको? सर एक चीज क्या बदली है समय के साथ कि पेरेंट्स है ना बहुत उन्हें पता नहीं ये कहाँ बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस आ गए हैं उनके अंदर कि बच्चे के साथ वो पहले पेरेंट्स को देखिए वो ऐसे नहीं थे जैसे आज फ्रेंडली दिख रहे हैं आपको, सेम कपड़े एकदम इनका मतलब जो फिजिकल बिहेवियर है वो बहुत फ्री लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये एकदम दोस्त है, लाइक दैट। ऐसा है ना आपके पेरेंट्स के साथ भी आई एम श्योर कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं रहती होगी तब, मेरी भी नहीं थी। हम उस ढंग से नहीं पले बड़े हैं कि भाई जहां रोज आई लव यू बोल के पेरेंट्स को जाते हो, क्योंकि हम उस ढंग से नहीं पले बड़े हैं, सिंपल। पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इसके पास कितना भी पैसा हो, एग्जैक्टली। ये करेक्ट। पार्टियां करना, होटल बटल में जाना, ये वो नहीं था। नहीं होता। राइट राइट। और गलत हम जमाना कूद था। करके यस, और हमारे पेरेंट्स हमें रास्ते में दिख भी जाए तो हम एक डिसिप्लिन में आ जाते थे, हम कॉन्शियस हो जाते थे। राइट, हमारा लगाव कम नहीं था, बट हम ऐसे नहीं दौड़ते थे जैसे आज के पेरेंट्स आते हैं। अब ये चीजें क्या हो रही है, ये एक विरोधाभास हो गया है कि जब वो हम वैसे बात करते हैं ना कि पेरेंट्स को खुलना चाहिए, तो इसका एक ये होता है कि हाँ हम तो उसके साथ कंधे पे हाथ रख के मैं चलता हूँ, मैं या फिर मैं उसके साथ इतनी फ्रेंडली होती हूँ, मैं तो हम दोनों साथ शॉपिंग करने जाते हैं, हम तो एक दूसरे के ड्रेस एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये कहनी है कि बच्चे को है ना, बच्चा आपको कब बच्चे के पास उसके हम उम्र दोस्त हैं, और ये सब करने के बावजूद एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो ऐसे रहते हैं उसके साथ, वो जो कहता है करते हैं, हम तो दोस्त जैसे हैं, हम साथ में मूवी देखते हैं, मैं तो उसे मोबाइल उसकी प्राइवेसी देता हूँ, ये करता हूँ, और फिर भी मुझे कैसे पता नहीं चला। करेक्ट। तो पेरेंटिंग तो साइड हो गई ना, आपने इजी चीजें अपनाई। अब एक नया ट्रेंड चला है, जब बच्चे का 18 साल खत्म हो, 19th बर्थडे, तो शहर के जाने माने लोग हैं इकट्ठे होते हैं, पार्टी होती है, और उस दिन बच्चे को दारू की परमिट देते हैं कि नाउ यू आर जी। माई सन। अब आप अगर ये बीज बो रहे हो तो फिर यही होगा। अगर आप इसको ही एटिकेट बोलते हो, इसको ही मैनर्स बोलते हो, इसको ही सुधारा बोलते हो, तो यही होगा आपके। करेक्ट। तो ये जो चीजें हैं जो नोवे रीच में आ रही है खास करके, और उसको बिगाड़ने वाले वो लोग हैं जो खुद बर्बाद हुए, अपनी फैक्ट्रियां थी, अपने ये थे वो थे, तो इस तरह की रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से वो जो बर्बाद हुए वो उनके रोल मॉडल है। तो आज करेक्ट। तो सर ये पेरेंट्स और बच्चे दो में अंतर काफी काफी कम भी है और काफी बड़ा भी है। बड़ा जैसे एग्जैक्टली। तो ये जो पेरेंट्स है सर जो ये देते हैं, ये जो करते हैं, जो आपने लास्ट टाइम भी इस बात को कहा था, तो ये जो आपने अभी बताई ना, ये जो पेरेंट्स करते हैं सर, एक्चुअली वो सारे गिल्ट में है, वो सर अपनी गिल्ट छुपा रहे हैं ये करके। दैट इज इमोशनल ब्राइबिंग। एग्जैक्टली। अपने आप को कवर करने के चक्कर में ये चीज बता करके अपने बच्चे पर अपने अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वर्स्ट है। ये बच्चा अगर सदनसीब से अपने एक पॉइंट पर पहुंचा कि जहां पे उसकी बुद्धि एक्चुअल में खुलेगी, तो ये इन्हें गाली ही देगा, इनकी पूजा नहीं करने वाला, जिसे ये अभी तुरंत देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ा कवर करके चीज को टाइम टाइम पास कर रहे हैं। बैलेंस करना चाहिए ना, क्या भरा है क्या बुरा है, करेक्ट। क्या बच्चों करेक्ट। की हाजिरी में करना चाहिए क्या नहीं हाँ। करना चाहिए। आप ये बैलेंस करना जब तक नहीं सीखते, मेरी माँ इसके लिए एक बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग करती थी,
मैं मेरे फादर से कभी नहीं डरा, कभी नहीं घबराया, मगर मेरी माँ जल्लाद थी। तो वो बोलती थी कि एक आंख में हसावो જોઈએ છોકરાને અને એક हाँ, આંખમાં એડાવવું જોઈએ. करेक्ट એ करेक्ट એ એ એ તમારા કાબુમાં ના રહે નહીં, તમારી આંખ ફરે ત્યાં એને સમજણ પડવી જોઈએ કે આ કરવાનું છે કે बिल्कुल નથી કરવાનું. बिल्कुल That was एग्जैक्टली that was that was not something which was compulsorily like brutally यस touched upon you. राइट राइट But then करेक्ट करेक्ट टोटली यस that और वही training सच्चाई है मैं necessarily इसी बात पे आ रहे थे कि एक सिक्के के में जितनी मृदुता है उतनी ही सख्ताई जो एक श्लोक है कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुमर्हसि वज्रात अपि कठोराणी जरूरत पड़े तो वज्र से ज्यादा कठोर हो मृदुनी कुसुमात अपि और जब होना हो तो फूल से भी ज्यादा कोमल हो ये पेरेंटिंग है सख्ती जब होनी चाहिए क्योंकि सख्त वही रह सकता है जिसका इंटेंशन जिसका गोल क्लियर है जो अपने बच्चे के लिए जानता है कि वो क्या कर रहा है पेरेंट्स को अकेले बैठ करके क्या होता है ना कि जितनी मूवी आती है इतनी सारी हड़बड़ी में लोग हैं जाके पैसे फेंकते हैं देखते हैं मजा आया हो गया पॉपकॉर्न खाया निकल गए उन्हें कोई लेना देना नहीं है तो दंगल जैसी मूवी जब आती है ना तो हम आपने देखा होगा आपको भी लगा होगा कि मेरी तो पेरेंटिंग ऐसी ही हुई है हम देखते तो हमें तो लगता था कि यार हमारे घर की स्टोरी उठा के ले गए बट नहीं, कभी ऐसे कभी तो पेरेंट ऐसा है होता है, जैसे बाथरूम में नहाने जाते हैं, शावर के नीचे रेनकोट पहन के खड़े रहते हैं. एग्जैक्टली बस यही यही चीज है ये इतना उसको ख्याल है. मगर चलते चलते एक प्रश्न का मैं आपसे उत्तर चाहूंगा कि क्या पेरेंट के लिए काउंसलिंग आपके मत के अनुसार कितना जरूरी है? और आपका बहुत अगर इस जरूरी है क्षेत्र में आपका इस क्षेत्र में अनुभव क्या है, और किन पेरेंट्स को आप काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा आ, आगाह करेंगे? तो सबसे पहले तो एक जनरल काउंसलिंग जैसे मैंने कहा कि पेरेंटिंग जैसे कि एक एज है 11-12 के बच्चों के पेरेंटिंग तो उनके पेरेंटिंग काउंसलर के द्वारा एक होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है मोटिवेट तो आप होते हो बाय प्रोडक्ट हाँ, काउंसलर आज तो एक्चुअली आपके मोटिवेशनल स्पीकर की तो बात ही छोड़िए, आज तो आजकल तो एग्जैक्टली मजलूम की तरह आ गए हैं. कोई भी साधु एग्जैक्टली सन्यासी से लेके करेक्ट संसारी तक सब कोई भी मोटिवेशनल. किसी हाँ और सबको बस मतलब कई बार तो क्या होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर के सुन करके इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग बट ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये फील कर निकलते हैं कि हम ही अब तक फालतू जी रहे थे डिमोटिवेट होकर के निकलते हैं कि गिल्ट में आ जाते हैं और क्या वो कहेंगे अच्छा बोला नहीं काउंसलर एक मोटिवेशनल या फिर वो खाली पब्लिक स्पीकर नहीं है उसका रोल वाहवाही मिलने के लिए नहीं है वो स्क्रिप्टेड नहीं बात कर सकता अगर वेन आई एम अ काउंसलर तो मैं कभी अब तक स्क्रिप्ट बनाकर नहीं जा पाई क्योंकि एक होता है कि हम कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं बच्चे के क्या इश्यूज है पर सामने जब पेरेंट्स बैठते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये नहीं पहले ये करना पड़ेगा भले ही हमारे 3 दिन के बाद ये पॉइंट पर हम पहुंचे और पेरेंट्स कोऑपरेट भी करते तो सबसे पहले पेरेंटिंग की जरूरत पेरेंट्स को इसलिए ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है और आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है आई एम वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच अवेयर कि मेरे सामने जो पेरेंट्स बैठे हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें कुछ ऐसी बातें मिल जाएगी जो आज तक उन्हें किसी ने कही नहीं हो सकती कि वही उसमें से ही कुछ हो लेकिन वो इस तरीके से आए कि जिसमें ना आपको वजन लगे ना आपको कोई डिस्टेंस लगे काउंसलर वंस अगेन काउंसलिंग इनर वॉइस बनने की प्रक्रिया है वो आपकी ही आवाज है आपकी ही आंखों से आती है और वहां तक पहुंचती है तो पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना ही इंपॉर्टेंट है वन लाइन कि पत्ता कितना हेल्दी होगा वो रूट पे डिपेंड करता है बस इतनी ही अहमियत है सर एक लाइन में अगर समझे इतनी ही है अच्छी बात कही आपने, सही बात कही. दर्शक मित्रों, ये आज की जो चर्चा थी आपने सुनी होगी. आज तक हम आपको सुनाते रहे बच्चों के लिए कुछ न कुछ. आज की पूरी चर्चा आपके इर्द गिर्द घूम रही थी, आपने देखा होगा. देखिए, एक बात सबसे ज्यादा हमारे वेदों में भी कही गई है कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः. हर दिशा में से
मेरे दिमाग में अच्छे विचार, विचार अच्छी है। सोच है। जो इंसान ये सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि और इससे आगे कुछ भी नहीं है, वो पानी का एक बंदियार तालाब है, जो पानी स्थिर रहने की वजह से थोड़े दिन में तो स्टिंक देने लगता है। हमें बहते रहना है नदी की तरह। नया आता है, कुछ लगता है कि उपकारक है, तो हमें इसको आत्मसात करना है। नहीं उपकारक है, तो क्यों नहीं उपकारक है वो जान के उससे दूर रहना है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब कोई तीसरी व्यक्ति आपको दूर से, आपसे अलग हटके आपको देखती है, तब वो चीजें सतह पर आती है जो आपको नाक के नीचे नहीं दिखता। खुद के नाक के नीचे आपको कुछ नहीं दिखता, सबसे नजदीक है आंखों से, मगर आप देख नहीं सकते। तो आपके नजदीक में नजदीक ही इन छोटी मोटी बातें, जिनसे आपको सतर्क होना चाहिए, जिसे आगाह करना चाहिए, जिसके वजह से आपको, आपके बच्चों को फायदा होगा, सुधार होगा, ये बातें पेरेंट काउंसलिंग में आपको मिलती है। तो मैं नहीं कहता कि किसी को कोई तकलीफ है इसलिए पेरेंट काउंसलिंग करना चाहिए। हम कुश्ती तो एक दिन लड़ते हैं, मगर उसकी प्रैक्टिस तो पूरी साल चलती है। तो ये भी एक साल में एक आध बार 2-3 दिन के लिए एक अलग एक्सपीरियंस शेयरिंग करो ना। काउंसलिंग क्यों गिनते हो? आप अपना खुद एग्जैक्टली। का अनुभव जो है, गत साल में मेरा ये अनुभव रहा, हो सकता है तो एक डायरी मेंटेन करो, विशिष्ट मुद्दे हैं उनके ले जाके, तो अच्छा रहेगा आपके लिए और सुधार भी होता रहेगा। देखो, सुधार की प्रक्रिया एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षा अंतिम नहीं है। शिक्षा का मतलब है आप हर रोज कुछ पढ़ोगे, और हर रोज कुछ पढ़ोगे तभी दुनिया के साथ रह पाओगे, नहीं तो ये बात शक्य नहीं बनेगी। तो इसीलिए काउंसलिंग से दूर मत भागो। काउंसलिंग का डर है तो निकाल दो। किसी और व्यक्ति को जो क्वालिफाइड है, किसी और व्यक्ति का मतलब मैं ये क्वालिफाइड काउंसलर्स के संदर्भ में करता हूँ। आपको देखने दो, आपका एक्सरे निकालने दो, तो आपसे बात करने दो। उसमें से अच्छा लगे ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगता है तेरी भली। मगर अपने आप को एक साल में एक बार अगर हम हमारा अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, साल में एक बार दिवाली के टाइम पे हम हमारा घर साफ करते हैं, साल में एक बार होली के समय हम रंग से उत्सव मनाते हैं, साल में एक बार हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म मनाते हैं, तो ये भी एक एक त्योहार है हमारे लिए। एक बार हो ट्रू। सकता है तो साल में एक बार 3 दिन अपने लिए रखो कि मेरे में क्या बदलाव आया है, क्या जरूरी है, मुझे कहाँ जाना था, कहाँ पहुंचा हूँ। मैं मानता हूँ काफी उपकारक होगा। तो रश्मि जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी थैंक यू पूरे सो मच विषय सर। को जिक्र किया और अच्छी बात कही आपने। दर्शक मित्रों, आपको भी धन्यवाद, आपने चर्चा सुनी होगी। इसके फौरन बाद ही आपको लिंक मिल जाएगी, तो आपके दोस्तों और बाकी के लोगों तक ये पहुंचाने का काम आप करेंगे। मिलेंगे कल फिर एक नए विषय के साथ, जो विषय इस देश में जो चल रहा है उसे स्पर्शता है। पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, घबराओ नहीं। मगर इस देश में सत्य यह है कि इनकम टैक्स भरने वाले या कॉर्पोरेट टैक्स भरने वाले जो लोग हैं, जो 10% लोग इस देश की 80% संपत्ति के मालिक हैं, उनसे कई गुना ज्यादा एक गरीब भिखारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर या रोज कमा के रोज खाने वाला मजदूर भरता है टैक्स। और वो टैक्स का नाम है जीएसटी। आज जीएसटी कलेक्शन में ये हमारे जो धन्ना सेठ है, उनका कंट्रीब्यूशन 3.5% और ये हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 60% है। अब देखो कि किसके पर बोझा पड़ा है। बोझा पड़ा है
रोज कमा के रोज खाने। इनकम टैक्स तो आप कमाते हो तब लाते हो। यहाँ तो एक बेचारा भिखारी भूख लगी है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बच्चा रोता है, उसको 5 रुपया का बिस्किट का पैकेट लेके देता है तो उस पर 75 पैसा टैक्स जाता है सरकार। ये हमें समझना चाहिए। हम लोकशाही को तभी सफल कर सकते हैं जब लोकशाही प्रक्रिया को समझे, हमारे साथ क्या हो रहा है उसे समझे और हमारे बारे में सतर्क बने, क्योंकि आखिरी मालिक लोकशाही में आप हो और आप अगर सोते हो तो फिर कोई आपके अधिकारों के बाबत में आपको जगा नहीं सकता, आप सुरक्षित नहीं रहोगे। तो कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास इस चर्चा को अंतिम चरण पे ले जाता हूँ। मिलेंगे कल फिर एक बार। धन्यवाद रश्मि जी, थैंक धन्यवाद यू सर। दर्शक मित्रों। शुभ गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।